एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ, दैट इज पेंडिंग कर्मा सीरीज, या फिर उसे कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा सीरीज। ठीक है, पास्ट लाइफ में जो भी हम कर्म लेकर के आते हैं हमारे इस लाइफ में, वो पेंडिंग कर्मा होते हैं और उनको इस लाइफ में हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सीरीज में सारे जितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनको मैं ऐड करूँगी। आप अपने होरोस्कोप में देख सकते हैं कि आपके होरोस्कोप में पर्टिकुलर वो प्लैनेट है कहाँ पर बैठा है, और आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है पर्टिकुलर दैट प्लैनेट के रिलेटेड। ठीक है, पेंडिंग कर्मा जो हम पास्ट लाइफ से साथ में लेकर के आते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा कहते हैं, और उसको ला करके इस लाइफ में हमें कंप्लीट करना ही होता है, जिसे मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करती हूँ राहु प्लैनेट की। राहु जो है दिस कार्मिक प्लैनेट। ठीक है, पेंडिंग कर्मा राहु के साथ में बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि राहु, सैटर्न, केतु दिया था कार्मिक प्लैनेट। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म साथ में लेते हुए इस जन्म में हमारे पर्टिकुलर प्लेस पे आकर के होरोस्कोप में बैठते हैं। ठीक है, राहु की बात करते हैं। राहु, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है, जब मैं राहु का वीडियो बनाती हूँ, इल्यूजन है, इमेजिनेशंस है, दिमाग में वेब है, बहुत सोच विचार करता है, सडन गेन देता है, सडन आपको डाउन कर देता है, सडन सब चीज़ों को बटोर के ले जाता है। ये चीज़ भी राहु की बहुत होती है। ठीक है, राहु हमारे मन का कारक है और चंद्रमा का नॉर्थ नोड कहलाता है, यानी चंद्रमा का जो 2 नोड है, नॉर्थ और साउथ, उसमें नॉर्थ नोड है, उसको राहु को दिया गया है। राहु का पेंडिंग कर्मा, ठीक है, इस बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ आप सभी से, और सारे बताने वाली हूँ कि आपकी होरोस्कोप में कहाँ पर राहु बैठा है, तो आपका पेंडिंग कर्मा क्या है, इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर राहु आपके होरोस्कोप में बैठा हुआ है, वो जो जोडियक है या वो जो हाउस है, पर्टिकुलर प्लेस है, उसके पीछे आप इस पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, क्योंकि इल्यूजन दे रहा है। ठीक है, आपको लालच होता है, आपको उसी के पीछे भागना पड़ता है। राहु जहाँ बैठा है वो पूरी जिंदगी आपको बस वो चीज़ पानी है, लेकिन पानी पता कि राहु है, धुआं है, उसका कोई, वो तो शेडो है, आप परछाई को थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये शेडो प्लैनेट है, पर्टिकुलर कोई विजिबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे आप पकड़ लें, तो दौड़ते रहते हैं। ये पहला काम है। दूसरा काम है राहु का क्या है, आपके पिछले जन्म का जो भी फुलफिल डिजायर नहीं हुई, अनफुलफिल्ड डिजायर जो भी थी, उस जगह पर आकर के राहु बैठता है, और इसीलिए आप पूरी जिंदगी उस डिजायर्स को फुलफिल करने में ही लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर थी, वहीं पर राहु आया है कि इसे फुलफिल करो, और वहां पर आकर के राहु बैठता है, और वहां पर आपको बस पूरे जिंदगी आप बस ये डिजायर तो मुझे चाहिए, उसके पीछे आप दौड़ते हैं। मैं ट्रांजिटिंग भी इसमें ले रही हूँ। ठीक है, नंबर है 3, राहु जहां बैठता है, जिस भी जगह पर बैठता है आपके होरोस्कोप में, उस पर्टिकुलर जगह से आपके मन में पूरी जिंदगी में फियर होगा। उस जगह को खोने का, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो भी रिलेटेड है, फर्स्ट हाउस है तो स्वयं को खोने का, 4th हाउस है तो मदर का हो गया, 5th हाउस है तो किड्स का हो गया, 7th हाउस है तो आपका स्पाउस का हो गया, उस जगह पे फियर देगा, क्योंकि दौड़ा रहा है। अब आप उसको पा तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में डर भी है कि ये खोना जाए, या जितनी मैंने ये डिजायर्स मेरी फुलफिल होगी या नहीं होगी, या जितनी मेहनत मैंने की है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। फियरफुल लाइफ रहती है पर्टिकुलर दैट हाउस। ठीक है, नंबर है 4, राहु का डिस्पोजिटर। राहु जहां बैठा है, यानी राहु जिस भी प्लैनेट के जोडिक में बैठा है, क्योंकि राहु का पर्सनली कोई जोडिक नहीं होता है। हाँ, वो एक्वेरियस का उनको कारक बताया गया है, एक्वेरियस का में स्थान दिया गया है 11th हाउस, लेकिन जो भी उसका डिस्पोजिटर है, उस डिस्पोजिटर से भी उसका कंप्लीट रिलेशन होगा। वो आपकी पास्ट लाइफ की ही कर्मों के द्वारा आपको इस जन्म में पर्टिकुलर उस डिस्पोजिटर के साथ राहु आपके होरोस्कोप में आया है। मान लीजिए राहु बैठा है गुरु के डिस्पोजिटर में, मतलब सेजिटेरियस से बैठा है या पाइसेस से बैठा है, तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड, या आपके एजुकेशन से रिलेटेड, या आपके फादर फिगर से रिलेटेड कोई ऐसी अनफुलफिल्ड डिजायर थी, जिसे कि आपको इस जन्म में आकर के कंप्लीट करना है, या इस जन्म में भी उसी के पीछे भागना है। मान लीजिए एरीज में बैठा हुआ है या स्कॉर्पियो में बैठा है, तो मंगल की राशि होगी, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट सिस्टम, आपकी खुद की ताकत, आपका फिजिक, उन सब चीज़ों में कहाँ पर आपकी फुलफिल डिजायर्स होती है, ये सब राहु
इस जन्म में आकर के हमें बताता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जब राहु की हम बात करते हैं। तो ठीक है, पेंडिंग कर्मा की। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि राहु आपके होरोस्कोप में किस जगह पर बैठा हुआ है और वहां पर आपको क्या डिजायर्स फुलफिल करनी है, पहली चीज। उसके अलावा किस लेवल का आपको फियर होगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि आपको यहाँ पर ऐसा क्या कर देना है इस जन्म में कि आगे वाले जन्म में, नेक्स्ट जब लाइफ आपकी आए, तब आपके साथ में राहु की कुछ अच्छी पॉजिटिविटी रहे, यानी राहु की निगेटिविटी आपको नहीं मिले। तो पता चला कि इस लाइफ में भी आप वही करते जा रहे हैं और अगली जिंदगी में भी आपको वही करते हुए चले जाना है, क्योंकि राहु है ना, डिजायर्स उसको चाहिए जहां बैठा है वहां पे। ठीक है, सबसे पहले बात करती हूँ फर्स्ट हाउस की। अगर राहु आपके नेटल चार्ट में फर्स्ट हाउस में है या ट्रांजिट में भी आता है, क्योंकि राहु शैडो प्लैनेट है, ठीक है, तो ट्रांजिट में भी अगर आ रहा है तो उस स्थान पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल राहु और केतु दोनों का ही बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है, जहां बैठ गया वो अपनी छाया लगा देगा, वहां पे अपने धुआं छोड़ देगा, उस चीज को इल्यूजन में डाल देगा, गुमराह कर देता है, गुमराह वाली चीज स्थिति होती है। तो अगर ट्रांजिट की बात करूँ या फिर नेटल चार्ट की बात करूँ, दोनों की बात करूँ, तो फर्स्ट हाउस में अगर आऊँगा या ट्रांजिटिंग में भी है, करंट ईयर की बात करूँ, 2024 की बात करूँ, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या है कि आपको डिजायर्स है किसके रिलेटेड, स्वयं के रिलेटेड। पास्ट लाइफ कर्मा क्या रहेगा फर्स्ट हाउस का, ये कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी फिजिकल पावर का दुरुपयोग किया है, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया है, उनसे प्रोटेक्शन छीना है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो पावर थी पास्ट लाइफ में उसका दुरुपयोग करना, मतलब लोगों को हार्म करना है, मारना, पीटना, परेशान करना, या आपकी अगर कोई पोस्ट थी, आपकी कोई जगह थी, आपका कोई पद था, उसका आपने दुरुपयोग किया है विद अ फिजिकल मैनर। रहता है कि बहुत लड़ाई झगड़े करना, लोगों से मार पटाई कर देना, लोगों को हार्म करना, तो इस तरह की आपने चीजें की है। तो इस जन्म में राहु आपके फर्स्ट हाउस में आया है। फर्स्ट हाउस में राहु जब होता है तो इंसान का क्या फितरत होती है कि पहली चीज तो मैं बताऊं कि उसको होता क्या है, उसके बाद बताऊंगी उसको करना क्या है। इससे बाहर भी तो निकलना है ना कर्मा से। पहला तो क्या है कि वो अपने को बहुत डिफेंड करता है, मतलब वो अपने आप को इतना डिफेंड करता है और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाता है। वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन लेवल में कहता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने अपना प्रोटेक्शन को मिसयूज किया है, तो इस लाइफ में उसको अपना प्रोटेक्शन, सबसे ऊपर प्रोटेक्शन रहेगा उसका। वो किसी भी कीमत पे अपना कोई सामान, स्वयं, उसका धन, उसका सामान, उसकी रिलेशनशिप, उसका फूड, उसकी जो भी चीजें हैं, एक कपड़ा भी है, उसका प्रोटेक्शन में रहेगा वो, बिल्कुल उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, उसको कोई मतलब ना कि उसकी कोई चीज ले नहीं सकता, इवन वो लेके आ जाएगा दूसरों की चीज। ठीक है, अगर ऐसे इंसान को आप हार्म करने की कोशिश करेंगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो बहुत अलर्ट होता है, वेरी अलर्ट रहेगा। ठीक है, अब वो सारा टाइम वो ये सोचेगा कि मैं अपने को प्रोटेक्ट कैसे करूँ सारी दुनिया से, और इस वजह से उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते। फिजिकली बहुत वीक होता है लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। फिजिकली तो इसलिए वीक होता है ना क्योंकि पिछले जन्म में उसने फिजिकली बहुत हरकत ऐसी की है, ठीक है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन में कैसे मैं आऊँ, उसके अलावा कैसे लोगों से की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, खुद को तो सिक्योर करेगा, दूसरों का सामान भी लेके आ जाएगा अपने पास। तो ऐसा इंसान इस पूरी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को कभी भी सुख नहीं मिलता, रिलैक्स नहीं रहता। उसके अलावा उसके दिमाग का जो कंप्यूटर है 24 घंटे चालू रहता है, लोगों को हार्म करना, मतलब मेंटली वो हार्म करना शुरू कर देता है। इस वाले जन्म में आने के बाद करना क्या है, उसको सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन को है उसको खत्म कर देना है और लोगों के लिए काम करना है, स्पेशली फिजिकल लेवल पर लोगों की सेवा करनी है। मेंटल लेवल को तो बंद ही कर देना उसको, ठीक है। फिजिकल लेवल पे लोगों को सेवा करनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल में जाके सेवा कर सकता है, लोगों को खाना खिलाना है, लोगों के घर में जो लोग हैं उनकी सेवा करना है। ऐसे इंसान सेवा भी नहीं करता है फर्स्ट हाउस में रहो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नेक्स्ट जो उसका लाइफ होगा उसमें भी राहु उसको परेशानी करेगा। दैट इज फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ। बहुत इल्यूजन में रहता है, अपने दिमाग में नई वेब्स बनाता रहेगा, शेयर भी नहीं करेगा चीज़ों को अपनी। बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी इंसान होता है और हार्मफुल रहता है, लोगों को हार्म करता है बड़े लेवल पर। राहु आ गया ना फर्स्ट हाउस में, वही पैटर्न चलता चला आ रहा है। लेकिन वो पास्ट लाइफ कर्मा को जब खत्म होगा जबकि वो प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाएगा, अपना वो प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसको। लोगों की सेवा करो, लोगों के सामने अपना सब सामान रख दो, अपने आप को खोल के रख दो। इंट्रोवर्ट नहीं होना है कि मैं क्या हूँ आपको बता दूंगा, सब कुछ आपको खोल के रखना है। एकदम वो देखिए एकदम नॉर्मल लाइफ होती है ना, एकदम छोटे बच्चे जैसी वैसी जीनी चाहिए। उसके अलावा अपने सामान को प्रोटेक्ट करना, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, फूड को प्रोटेक्ट करना, धन को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना,
डोंट डू इट, प्रोटेक्शन से बाहर आएगा, तब उसका ये जो कर्मा है वो कुछ हद तक रिलैक्स हो सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर से उसको करना पड़ेगा और उसको भोगना पड़ेगा उस चीज़ को। बात करती हूँ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अगर आपके राहु है या फिर आपके नटल चार्ट में है या फिर आपके ट्रांजिटिंग में भी सेकंड हाउस में राहु आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने धन के प्रति पास्ट लाइफ में उसने क्या किया था उसकी बात करते हैं। पास्ट लाइफ में उसने किसी और के धन पे अपना आई कैन से कि अधिकार जमा लिया, फ्रॉड से पैसा ले लिया और उसको यूज किया, बिना मेहनत के धन को यूज किया किसी और के धन को। वो नहीं कहते चीटिंग करके किसी का पैसा ले लिया, ठीक है, कमाया नहीं है, चीटिंग करके लिया है, किसी और के पैसे अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, किसी और के फूड पे अपना अधिकार जमा लिया, किसी और की फैमिली में फूड डाल करके अपना काम सीधा किया है। दैट इज सेकंड हाउस का राहु आता है। इस जन्म में क्या होता है, इस जन्म में उसको क्या होता है, सब कुछ जो है सबसे पहले वो इंसान सिर्फ कमाएगा और जोड़ेगा, महाकंजूस होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो करके आ ही गया ना वो सारा कुछ। डिजायर से पैसा इकट्ठा करने की होगी उसके, इस वक्त फूड की होगी, बेस्ट फूड खाएंगे, हमेशा फूड के बारे में चिंता करेगा, फियर है, ठीक है, कि फूड का फियर रहेगा, धन का फियर रहेगा, बहुत ज्यादा फियरफुल रहेगा इस समय, बहुत ज्यादा, कि मेरा पैसा कोई नहीं ले जाए, कंजूस होएगा, मेरा फूड कोई नहीं ले जाए, मुझे बेस्ट फूड खाना है। सुबह उठेगा सिर्फ फूड के बारे में सोचेगा, धन के बारे में सोचेगा, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन में रहेगा, हमेशा इनसिक्योर रहेगा, फैमिली को उससे दूर नहीं सकता। सेकंड हाउस का राहु वाला इंसान कभी दूर नहीं जाएगा अपनी फैमिली से, फॉरेन तो जाएगा ही नहीं, बाहर भी रहेगा तो बहुत ज्यादा फैमिली से अटैच रहेगा। उसको इस लाइफ में करना क्या है कि अपने पैसे को भोगे या फिर कुछ मनी को डोनेट करना सीखे, ताकि आपका आपके मनी से मन जो है थोड़ा हटे। पास्ट लाइफ में भी आपने किया, अब इस लाइफ में ऐसा करेंगे तो अगली लाइफ में आपको फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके फूड पे बहुत लालच है, नॉर्मल फूड खाइए, खिचड़ी खाइए, आप बहुत नॉर्मल फूड, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी एकदम मतलब सिंपल फूड खाइए। बहुत ज्यादा फूड के प्रति आकर्षित नहीं होना है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में अपनी फैमिली के प्रति नहीं होना है। फैमिली आप ही की है, आप सब एवरीथिंग इज ओके, बट बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है ना कि मुझे मेरी फैमिली प्रोटेक्ट करेगी और मैं उसके साथ में रहूँ, ठीक है। उसके अलावा मनी मैटर सबसे ऊपर होता है सेकंड हाउस के राहु के साथ। अपने पैसों को भोगिए, खर्च कीजिए, जोड़िए मत, डोनेट कीजिए, उसके अलावा अपनी फैमिली पर भी खर्चा कीजिए जितना आप कर सकते। इससे आपका पेंडिंग कर्मा कुछ हद तक कम होगा राहु का। अगर आपने नहीं किया, लालच में रहेंगे, जोड़े जाऊंगा, तो कई बार आपने देखा नहीं कि कहीं पैसा मिला है, संदूक भर के गड़ा हुआ धन मिल गया, ये तो ये सेकंड हाउस के राहु वालों का काम है। वो जोड़ जोड़ के उन्होंने बक्से भर देते हैं और फिर वो गाड़ देते हैं, फिर किसी ने वो निकाल लिया, उसका हो गया, तो दैट इज सेकंड हाउस का राहु वाले इंसान की बात, ठीक है। तो पैसे को यूज करना और ऑथेंटिक प्लेस पे यूज कीजिए और अपनी फैमिली के ऊपर भी खर्चा कीजिए, दैट इज अ गुड फॉर योर सेकंड हाउस राहु। थर्ड हाउस के राहु का क्या पेंडिंग कर्मा होता है, थर्ड हाउस के राहु वाला क्या है, उसने अपनी सिबलिंग्स की बात कर लूँ या फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड किया है, या उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया है, या उनको सहायता नहीं की, हेल्प नहीं की जब उनको जरूरत पड़ी, सपोर्ट सिस्टम में कमी रखी है। फ्रेंड्स की बात कर लूँ, सिबलिंग्स की बात कर लूँ, या आपके नेबर्स की बात कर लूँ, सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, आपके कर्मचारियों की बात कर लूँ, वहां पे कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है आपने। इस वजह से राहु आपके थर्ड हाउस में आया और इस जन्म में आपको अपने सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं जो आपको धोखा देके जाएंगे, फ्रेंड्स बहुत बनाएंगे आप, थर्ड हाउस के राहु वाले बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं लेकिन सारे धोखा देके जाते हैं। और अगर यहाँ पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया तो आपको बिजनेस से बड़े लेवल का धोखा देते हैं आपके फ्रेंड्स, मतलब साथ में बिजनेस कर लेंगे और कहीं ना कहीं आपको पता चला कि आपका पूरा बिजनेस लॉस में चला गया, ठीक है। ये होता है इस वाले जन्म में, अगर आपका थर्ड हाउस का राहु आया तो, ट्रांजिटिंग में भी है तो भी करना क्या है, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम करना है और आपको ये देखना है कि आपके जो मित्र हैं वो कैसे हैं। थर्ड हाउस के राहु वालों का एक प्रॉब्लम होता है जो कि पेंडिंग कर्मा वो लेकर के आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारे मित्र बनाने होते हैं, ठीक है, और मित्र किसी भी तरह के मित्रों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इस वजह से उनको धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक समय तो वो सारे मित्र बना लेंगे और एक समय होगा सारे मित्र समेट के चले जाएंगे, कॉल भी नहीं आएगा किसी का। ये थर्ड हाउस के राहु वालों का होता है। आपको जैसे आप डैमेज होते हैं, जैसे आपका लॉस हो गया, जैसे आपको उन्होंने धोखा दे दिया, सारे गायब हो जाएंगे, एक मित्र नहीं आएगा आपकी लाइफ में।
उसकी वजह आपको करना क्या है, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम देना है और अपने मित्रों को देखना है कि आपके कौन से मित्र आपके लिए सही हैं, कौन से गलत हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन विद द फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। अदरवाइज वो होगा, धोखे मिलते जाएंगे आपको फ्रेंड्स। मित्र तो बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ग्रुप्स मिलेंगे, लेकिन साथ में फ्रॉड भी होता चला जाएगा। जिस भी का इन्फ्लुएंस आ गया, सैटर्न का आ गया तो बिजनेस से प्रॉब्लम करेगा, जुपिटर का आ गया तो आपके एजुकेशन प्रॉब्लम करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स करता हुआ चला जाएगा। और फियर रहेगा दोस्तों का, दोस्तों से डरेंगे भी और फियरफुल लाइफ रहेगी दोस्तों के साथ में। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर रहेंगे मित्रों के साथ में, खुलकर के मित्र नहीं बना पाएंगे। राहु है, उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मित्रों को। फियरफुल रहे ना, मित्र चला ना जाए, नेटवर्क ना छूट जाए, ग्रुप ना छूट जाए, दैट इज द थिंग। ये फियर रहेगा थर्ड हाउस के राहु। फोर्थ हाउस के राहु वालों का पेंडिंग कर्मा होता है टुवर्ड्स योर मदर। आपने अपनी माता की पास्ट लाइफ में सेवा नहीं की, या आपने अपनी माता को की सेवा से छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हुए या उनको इग्नोर किया। उसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर देखभाल आपने अपनी पास्ट लाइफ में नहीं की, इसलिए आपके फोर्थ हाउस में राहु इस जन्म में आया है। बहुत ज़्यादा करना क्या है आपको, अब मैं पहले इस बात पे आती हूँ कि आपको सबसे पहले जिस घर में आप रहते हैं ना, उस घर का बहुत केयर करना है, तब वो प्रॉपर्टी आपको फलेगी फूलेगी। या वो जो घर है या वो जो प्लेस है जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस जगह को आपको बहुत ज़्यादा करना है। आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। उसके अलावा आपकी माता का जो भी कर्म है उसको आपको कंप्लीट करना है। फोर्थ हाउस के राहु वालों का ये होता है कि बहुत ज़्यादा वो बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने एस्ट्रोलॉजी से सुना भी है कि आपको बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फोर्थ हाउस का राहु है, माता की सेवा को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो दैट इज वेरी रॉन्ग। बाहर जा रहे हैं तो माँ को साथ लेके जाइए। फियरफुल कहाँ रहेगा कि उसको हमेशा अपने मन में, घर भी मिलेगा ना उसको तो डर, उस घर में भी डरेगा, अकेला नहीं रहेगा। फोर्थ हाउस के राहु क्योंकि प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं की अपने पास्ट लाइफ में, तो अभी जो घर मिल रहा है उसमें भी डरे हुए रहेंगे, अकेले घर में नहीं रहता वो इंसान। फोर्थ हाउस के राहु घर में भी उसको डर लगा रहेगा, ऐसे दीवारों को भी देखेगा तो उसको डर लग रहा है, कुछ कोई आ जाएगा, मुझे कोई हार्म कर देगा। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, हाई लेवल की एंजाइटी रहती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आती है। फोर्थ हाउस का राहु है, डरा हुआ रह रहा है ना वो कहाँ, उसका मन डरा हुआ, कुछ भी करेगा उसमें डरा हुआ रहेगा। फोर्थ हाउस के राहु वालों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है इस लाइफ में। उनको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर है उसकी देखभाल करनी है अच्छे तरीके से। उसके अलावा अपनी माता की सेवा करनी पड़ेगी अच्छे लेवल पर, अपने माता की, उसके अलावा अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं जहाँ उनकी फैमिली है उसकी भी आपको सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक का घर होता है, पब्लिक के लिए भी आपको बहुत कुछ करना चाहिए। फोर्थ हाउस का राहु, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये फोर्थ हाउस का राहु आपको पहले तो एंजाइटी और प्रॉब्लम्स आएगा, उसके बाद अगले जन्म में भी आपको इसको पे करना पड़ेगा। फियरफुल रहेंगे आप, फियरफुल तो वैसे भी रहते हैं। फोर्थ हाउस का राहु वाला फियरफुल रहेगा हमेशा 24 घंटे, कुछ भी काम करेगा फियरफुल रहेगा। बाहर जाने में उसको बहुत डर लगेगा। तो माता की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर्टी की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के डील में बहुत डरता हूँ, फ्रॉड भी होता है उसका बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी डीलिंग में फ्रॉड होता है, होता है उसका होगा हमेशा, ठीक है। तो ये पेंडिंग कर्म आप लेकर के आए। फिफ्थ हाउस वालों की बात करें, फिफ्थ हाउस में राहु अगर आपके, तो सबसे पहले तो आपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अपने जो आपकी ख्याति है या गुडविल है, जो आपकी इमेज है, उसमें कुछ ना कुछ आपने फ्रॉड किया है किसी और के साथ में। उसके अलावा आपने अपनी पेरेंट्स जो हैं उनको इग्नोर किया है, या उनकी एक जब उनको जरूरत पड़ी है आपकी देखभाल की तब आप वहाँ पर नहीं थे। तो ये जो जन्म है इसमें आपको डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं, राहु है ना, राहु समेट के ले जाता है, बच्चे हैं पहले तो होंगे ही, बहुत मुश्किल होता है फिफ्थ हाउस के राहु में अगर बच्चे होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हो गए ठीक है, वो आपसे सिर्फ आपका कर्म करवाएंगे और सब समेट के ले जाएंगे, आपकी सेवा नहीं मिलेगी आपको, आपके बच्चों की, और आप पूरी जिंदगी सिर्फ उनका करते रहेंगे। सारे टाइम यू विल बी फियरफुल फॉर योर चिल्ड्रन, अबाउट योर चिल्ड्रन, सारे टाइम 20 मतलब पूरी जिंदगी आप सिर्फ उनके पीछे भागेंगे। ये है फिफ्थ हाउस का राहु, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया है, पास्ट लाइफ में हुआ ऐसा है कि अब वो राहु यहाँ पर आके बैठ गया, फुलफिल डिजायर नहीं करी अपने पेरेंट्स की, ठीक है, अब वो यहाँ पर आकर के बैठ गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब डिजायर्स कंप्लीट करो, डिजायर्स फिफ्थ हाउस में, बच्चे चाहिए, बच्चे भी हो गए, अब उनके डिजायर्स के पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया,
सारा काम करवाया, सब करेंगे, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। राहु रिटर्न में कुछ नहीं देता है, सब समेट के ले जाएंगे, वो करवा भी लेंगे और समेट के भी ले जाएंगे, फिर आपके पास में कुछ भी नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा। आपने भी तो ऐसा किया, पेरेंट्स की इग्नोरिंग की। फिफ्थ हाउस के राहु वालों को एक काम करना चाहिए, जिससे भी उसकी वजह से आपका जो ये पेंडिंग कर्मा है वो रिलैक्स होगा, खत्म होगा। वो ये कि आपको आपके जब बच्चे हो चुके हैं, डेफिनेटली उनके लिए आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा आपको कोई क्रिएटिव काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज योर बिगेस्ट क्रिएटिविटी प्लेस। आपकी संतान आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी होती है, अपने संतान को जन्म देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक क्रिएशन आपको अपनी ज़िंदगी में रखनी चाहिए, आइदर हॉबी, आइदर जॉब, आइदर बिजनेस, आइदर कुछ भी आप ये चीज़ है जो कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड करते हैं, वो आपको जब आप करते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलैक्स होती है, पेंडिंग कर्म आपका खत्म होता है। बच्चों के लिए तो करना ही करना है, दैट इज मैटर। उसके अलावा आप दूसरे के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्रिएटिविटी आप जगाते हैं तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का राहु रिलैक्स होता है। फियर है, मुझे बच्चों के लिए फियर रहेगा इंसान, चाहे कितने बड़े बच्चे हो जाएंगे, सारा टाइम कॉल पे रहेगा बच्चों के लिए, परेशान है। उसके राहु की, ठीक है, शिक्षा उसका राहु क्या कर रहा है, पेंडिंग कर्मा क्या है आपका, पास्ट लाइफ कर्मा की बात करूँ कि आपने पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी कर्म नहीं किए हैं, बिल्कुल आपने अवॉइड कर दिया कि मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे न तो किसी के लिए घर के लिए ब्रेड बटर लानी है, कंपटीशन में नहीं जाना है, बिजनेस नहीं करना है, जॉब नहीं करनी है, कोई भी काम मुझे नहीं करना है। उसके अलावा आपने बिजनेस इग्नोर किया है, उन सब चीज़ों को सिक्स हाउस में राहु आया है, आपसे करवाएगा पेंडिंग कर्मा टूवर्ड्स योर थ्रू आउट योर लाइफ। आप घबराए डरे सिर्फ कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। सिक्स हाउस में राहु डिजीज देता है बड़े लेवल की, आपको एक बड़े लेवल पे घबराहट, उसके अलावा एक डिजीज देता है जो कि वो नहीं होती, परफेक्शन वाला डिजीज देता है कि आप अपनी घड़ी के अनुसार चलेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, घड़ी के अनुसार चलता है, वो इंसान एक मशीन लाइफ जीता है, बिकॉज राहु सिटिंग इन सिक्स हाउस, ठीक है। वो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कि चद्दर इधर से उधर होती है तो वो परफेक्ट होता है। आई जस्ट फॉरगेटिंग उस चीज़ को क्या नाम देते हैं, एकदम परफेक्ट जो इंसान होता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ उस बीमारी का, उस तरह की डिजीज देता है। आप लोन भी लेंगे तो उस लोन को चुकाने के लिए टेंशन में रहेंगे, आप लोगों से दुश्मनी भी आपकी होगी तो बिकॉज ऑफ योर, आपके घर में आप काम सबके लिए आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सिक्स हाउस का राहु है। पास्ट लाइफ में आपने कर्म नहीं किए तो अब आपको करवा रहे हैं। घड़ी के अनुसार तो मशीन बनाता है, सिक्स हाउस का राहु मशीन बना देगा आपको, बिल्कुल घड़ी के अनुसार। जो सिक्स हाउस है वर्गोस की जगह यहाँ पे मरकरी की, ठीक है। एनालिसिस, मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट में ही आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यू आर नेवर बी एंजॉइंग, वो आप एंजॉय कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी को। सिक्स हाउस का राहु, ये पेंडिंग करना आपको भोगना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। डिजीज भी ऐसी ले लेगा, लोन ले लेंगे, उसको चुकाने के लिए टेंशन में रहेंगे, घबराए घूमेंगे, लोन चुकाना। और इस वजह से लोगों से आपकी दुश्मनी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली आपके कुटुंब की बात करूँगी, आपके घर वालों जिनके पीछे भाग रहे हो, उनसे दुश्मनी आपकी होगी। आपको पे नहीं करेंगे, वो आपका एहसान नहीं मानेंगे कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने सेम ऐसी चीज़ की है, आपके लोगों ने किया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इट्स योर वर्क, इट्स योर आपकी ड्यूटी आप करो, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी। सिक्स हाउस का जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ को एक घड़ी, एक मशीन, या एक होता है ना कि एकदम टाइम टेबल के अनुसार ही जी के चला जाता है। करना क्या है आपको कर्म तो करने पड़ेंगे कैसे भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दुश्मनी कम लेनी चाहिए। उसके अलावा लोन नहीं लेना चाहिए जब तक जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपका जो भी कर्म है उसके अलावा भी आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बेटर हो। उसके अलावा अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। पहले पीछे हटे थे तो अब भोगना पड़ रहा है, और अब हटेंगे तो प्रॉब्लम है। कर्म कीजिए, लेकिन उसका एक तरीका, नॉट सो मतलब बिल्कुल है ना एक अपनी बीमारी ले लेना है, कुछ प्रॉब्लम लेना। वैसे सिक्स हाउस का राहु बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों में पूरी तरह से डिवोटी हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह का एक बीमारी पाल लेना है, किसी की इस तरह की चीज़ों को कर देना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। कर्म तो करना पड़ेगा। सिक्स हाउस का राहु, एक और मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ, सिक्स हाउस के राहु वालों की बात कर रही हूँ। वो ये है कि पहले तो फियर मैंने बताया कि कर्म करना एक फियर रहेगा आपको, मुझे टाइम से करना है, उसको टिफिन देना है, उसको खाना देना है, और जॉब जाना है, तो ऐसे इंसान को जॉब ले लेनी चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ बेटर होती है और आप अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉपर तरीके से जिंदगी जी पाते हैं, ठीक है। सेवंथ हाउस के राहु की बात कर रही हूँ। सेवंथ हाउस के राहु वाले की बात ये कि
बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में बहुत लोगों को धोखा देना या फिर मल्टीपल पार्टनर कर लेना या फिर डिच करके निकल जाना, मतलब यू जस्ट उनकी लाइफ में आप आए और उसके कुछ समय बाद आप उनकी लाइफ से उनको धोखा देके या बिना बताए हुए या जस्ट कंप्लीट योर थिंग एंड आप उनकी लाइफ से चले गए, ठीक है। या कोई इंसान आप पे बहुत विश्वास कर ले, आपका हस्बैंड है, आपके रिलेशनशिप में जिनमें उन लोगों को भी आपने धोखा दिया है, इसलिए 7th हाउस में राहु इस जन्म में आपको मिला है, ठीक है। 7th हाउस में राहु जब होता है तो इंसान बहुत मल्टीपल पार्टनर के पीछे भागता है, ये तय है, ठीक है। लेकिन आपने फ्रॉड पहले ही कर दिया और अभी 7th हाउस में तभी आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब आपके साथ फ्रॉड होगा। 7th हाउस के राहु का जो एक मेंटली जो होता है कि मुझे बहुत सारे पार्टनर्स चाहिए, ठीक है, वो एक जगह पे उसको सेट नहीं होता, मल्टीपल पार्टनर से दोस्ती, उससे दोस्ती, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और भागता है प्रेम के पीछे, ठीक है, इल्यूजन होता है, दौड़ा रहा है, लेकिन अपनी डिग्निटी खत्म कर लेता है, अपनी इमेज इन द सोसाइटी खत्म कर लेता है। एट द एंड उसको बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो गिल्ट दूसरों को करवा चुका है, बहुत गिल्ट होता है और उसको प्रेम भी नहीं मिलता है। एक समय आता है कि वो उसको धोखा मिलता है, जितने पार्टनर से सब चले जाते हैं, साफ एकदम अकेला रह जाता है, वो जो बेसिक पार्टनर था उसकी तरफ भी इन्वॉल्व नहीं हो पाता। और उसके बाद उसको जो गिल्ट होता है, फर्स्ट हाउस में केतु होता है, उस वक्त जो गिल्ट होता है उसको पूरी लाइफ में वो गिल्ट को महसूस करता है कि आई वाज रॉन्ग, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आपका 5 लाख कर्म है 7th हाउस में, और हमेशा डर रहता है पार्टनर के, जो नए पार्टनर बनाएंगे उनके प्रति डर रहेगा, दिमाग वही रहेगा, वो छोड़ के ना चला जाए, वो धोखा ना दे दे, वो रूठ ना जाए, रेगुलरली आपसे कॉल करेंगे, रेगुलरली मैसेज करेंगे, रेगुलर टच में रहना चाहिए, दिमाग वही जा रहा है। आपको करना क्या है, आपका जो एक पार्टनर है, जो जिसका आप शादी हुई है या जो एक कमिटमेंट में आप है, जो एक विश्वासी पार्टनर है, उसके साथ ही आपको अपनी कंप्लीट लॉयल्टी या डिवोट जो अपना ना लाइफ में वो देना चाहिए। डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, अदरवाइज वो अगले जन्म में फिर आने वाला आपके पीछे मिलेगा कुछ नहीं। फाइनली मैंने बताया फर्स्ट हाउस में केतु है, वो आपको सिर्फ गिल्ट देगा, दिमाग में केतु है, दिमाग मना कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु जस्ट रनिंग, और डर भी रहेगा, वो तो धोखा तो मिलने वाला, फ्रॉड इज देयर, फ्रॉड इज देयर। 8th हाउस का राहु, 8th हाउस में अगर राहु है, ट्रांजिटिंग में भी है, तो पेंडिंग कर्मा क्या है, पिछले पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी अपनी जो लीनेज जो होती है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बड़े होते हैं, उनकी भावनाओं को या उनके उत्तराधिकारी बनने से या उनकी जो पैटर्न है, परंपराएं हैं, उनको प्रॉपर तरीके से निभाया नहीं है, इस वजह से आपको राहु 8th हाउस में आया है। आपकी जो एक होता है 8th हाउस, उत्तराधिकारी बनाया जाता है इंसान को, उसको एक सडन गेन भी देता है, 8th हाउस में राहु होता है, तो उस चीज़ को आपने प्रॉपरली निभाया नहीं है। जैसे किसी को साम्राज्य दे दिया, मान लीजिए किसी को राजकुमार बना, राजा बना दिया, पिता ने राजा बना दिया अपने बच्चे को, लेकिन उसने प्रॉपरली उस राज्य को संभाला नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। इस वजह से 8th हाउस का राहु आपको मिला है। अपनी फैमिली को नहीं संभाला है, अपने राज्य को नहीं संभाला है, अपने धन को नहीं संभाला है, अपने कुटुंब को नहीं संभाला है, इसलिए 8th हाउस का राहु मिला है। 8th हाउस का राहु वाला तांत्रिक बनता है और हमेशा शमशान में मिलेगा आपको, क्योंकि घर में तो घर तो संभाला ही नहीं ना अपने पास लाइफ में, तो आप 8th हाउस में राहु मिल गया, अब आप जाइए शमशान में, घर आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। 8th हाउस के राहु वाले के पास में कितना भी धन होगा, कितना भी अच्छा मकान, कुटुंब, एवरीथिंग होगा, बट उसे कभी भोग ही नहीं पाएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने उसका केयर किया ही नहीं है। इसलिए 8th हाउस में शमशान में बैठेगा जाकर के, तांत्रिकों के बीच में इल्यूजन में रहेगा, मुझ पे तो इसने करा दिया, मुझ पे उसने करा दिया, मंत्र करता रहेगा, निगेटिव इफेक्ट एक्टिविटीज करेगा, निगेटिव डरा हुआ रहेगा ना। डर, डर किस चीज़ का है, मृत्यु का डर है, मुझे तो इसने करा दिया, उसने मंत्र जो कर दिया, फलाने ने मेरे को ऊपर से करा दिया, वो नहीं होते, बहुत सारी बातें आपने सब निगेटिव जो चीज़ें होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी बेसिक्स क्या है, मेरा कुटुंब कैसा है, फैमिली कैसी है, धन कितना है, घर कैसा है, खाना क्या खाना है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में तो संभाला ही नहीं है, तो इस लाइफ में आपको उसको जो भी मिला है वो भी उसको नहीं मिलेगा, भोग ही नहीं पा रहा है। मृत्यु का डर, निगेटिव एक्टिविटीज, निगेटिव लोग साथ बैठना उठना, शमशान में रहना, तांत्रिकों के बीच उठना बैठना, वो इन्वॉल्व भी होना चाहेगा अगर फैमिली में, तो भी उसको इग्नोरेंस मिलेगी, बिकॉज किसी भी तांत्रिक को कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर कोई भी इंसान इस तरह की एक्टिविटी करता है, नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं, तो हम उसको अलाउ नहीं करते हमारे घर में आने के,
अगर आपके बच्चे या कोई दोस्त कोई तांत्रिक हरकतें करता है तो आप अपने बच्चों को कहेंगे कि इससे दूर रहना। ये बेसिक्स होती है। या अपने हस्बैंड को कहेंगे, या मैं भी ऐसे करता हूँ, नेचुरली मेरे घर वाले कहेंगे कि डोंट डू इट, इसके साथ मत बैठो, ये अच्छा इंसान नहीं है, या इसकी एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी को अलग थलग शमशानों में, उजाड़ों में, एक कोने में, घर में एक कोना पकड़ लेगा, जिंदगी उसमें बीतती है उसकी। भय भी रहता है, भयभीत रहता है ना, मृत्यु से भयभीत रहता है, मुझ में तो कुछ करवा देगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। 9th हाउस का राहु क्या करेगा कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, आपने इग्नोर किया था अपने धर्म को, आपने इग्नोर किया था अपने फादर फिगर को, या अपने गुरुजन की आई कैन से उनकी सलाह को, या उनकी एजुकेशन को। उसके अलावा अपनी एजुकेशन का मिसयूज भी किया था। कहीं ना कहीं जब 9th हाउस में राहु आता है तो सबसे पहले आपका पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था कि आपने अपने धर्म के विरुद्ध कोई इतना बड़ा काम किया था, गलत काम, मतलब निगेटिव थिंग्स, इसलिए आप 9th हाउस में आपके राहु आया है। पहली चीज तो ये। उसके अलावा भाग्य तो आपका बंद है, क्योंकि 9th हाउस में राहु आता है तो भाग्य आप काम नहीं करता, भाग्य इल्यूजन में रहेगा, आपका देगा सब कुछ, राहु बैठ गया ना आकर, लेकिन भोगने नहीं देगा आपको। पहली चीज तो ये। उसके अलावा 9th हाउस के राहु वाला इंसान भगवान से डर कर भगवान की पूजा करेगा। राहु है ना, डर है, डर तो बिठाएगा आपको, सर पे जहाँ बैठेगा, सांप आके बैठ गया तो वहां तो डर बैठेगा ही बैठेगा। डर के आप भगवान की पूजा करेंगे, डर करके आप अपने पिता की बात मानेंगे, डर के पिता की सेवा करेंगे, डर से ही आप अपने गुरुजन की सेवा करेंगे, गुरुजन की बात मानेंगे, डर से ही आप एजुकेशन लेंगे, और डर से ही आप ज्ञानी बनेंगे, और डर से ही आप डिग्री लेंगे। आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई सब डर से होगी, मन से नहीं होगी। वहां रूस रेवोल्यूशन चल रहे हैं, जुपिटर के 9th हाउस है, वहां पे राहु आके बैठा है, तो डर से, हर काम डर से, राहु है ना, डराएगा भगवान। वो डर किसका? भगवान का है। वो इंसान डरता है किससे? भगवान से। एक्टिविटीज उसकी जितनी भी होगी वो सारी डर के मारे ही होगी। पढ़ाई की बात कर लूँ, सेवा भी करेगा बड़ों की, तो अपने फादर फिगर की तो डर से करेगा, एवरीथिंग वो डर से चलेगा, और उसको कभी भी अपनी किस्मत का जो भी मिला है उसको भोग नहीं पाएगा। दैट इज द थिंग। उसको करना क्या है? उसको अपने डर को बाहर निकालना है, उसको अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको ये सोच देखना पड़ेगा, पेंडिंग कर्म अगर खत्म करना है कि कहीं ना कहीं मैं अगर इस डर से बाहर निकलूंगा तभी अपने, मतलब भगवान से नहीं डरना है, किसी चीज से डरना नहीं है, खुल करके अपनी जिंदगी को जीना है। ईश्वर की आराधना करनी है तो मन से करनी है, तपस्या करनी है तो मन से करनी है, डर से नहीं करनी है। फादर की भी अगर आप सेवा कर रहे हैं तो मन से कीजिए, नहीं कि मुझे पैसा देंगे या मुझे मारेंगे इसलिए मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि वो आपके फादर हैं इसलिए आपको उनकी सेवा करनी है। डर को निकालना पड़ेगा ना। सेवा की बात कर लो, एजुकेशन की बात। 10th हाउस का राहु, 10th हाउस के राहु वाला क्या सीन है? पेंडिंग कर्म अगर बात करती हूँ पास्ट लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपने इस समय अपनी षड्यंत्रकारी एक्टिविटीज से, या फिर अपनी, वो कहते हैं कि एक ग्रुपिज्म से अपनी जॉब में या दूसरों की जॉब में प्रॉब्लम्स खड़ी करी थी। पास्ट लाइफ की बात अगर मैं करती हूँ, 10th हाउस है, वहाँ पे आता है कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, वहाँ सैटर्न की जगह है। कहीं ना कहीं आपने अपनी पद का या अपनी जगह का न्याय नहीं किया था, या तो आपने कोई रिश्वत लेना, या किसी अपने को जॉब पे लगा देना, या किसी की, मतलब कहते हैं कि फ्रॉड करना, चीटिंग करना इन द जॉब, इन द योर बिजनेस, ठीक है। तब राहु आएगा 10th हाउस में। आपका जो पद आपको पास्ट लाइफ में मिला था, या पास्ट लाइफ में जो आप थे, वहां पर आपका चीटिंग का लेवल बहुत हाई था, लोगों को हार्म किया, गरीबों की सेवा नहीं की, जो एक बोलते हैं कि कैपेबल था उसको जगह नहीं दी पोस्ट आपने, जबकि अपने रिश्तेदारों को कर देना है, जिसने आपको पैसा दिया उसको ले लेना, रिश्वत ले लेना, इस तरह की बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें की, इसलिए राहु आपके 10th हाउस में है। राहु जब भी 10th हाउस में आता है, अगर इंसान राजनीति में जा रहा है तो हमेशा विपक्ष में बैठता है, पक्ष में नहीं बैठता, और हमेशा अपनी कुर्सी उसकी खतरे में है, ये उसको हमेशा डर लगा रहेगा, हमेशा डर लगा रहेगा अपनी कुर्सी का। अगर जॉब में भी है तो उसको हमेशा अपनी जॉब का डर लगा रहेगा कि कभी मेरी जॉब चली जाएगी। और ऐसे लोगों को जब जॉब करते हैं, सबसे पहले तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए कोई निगेटिव जो नशे वाली चीज़ें होती है, शराब है, इस तरह के जो भी बिजनेस हैं, उन बिजनेस में जाते हैं, उस तरह की जॉब्स करते हैं, निगेटिव चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, ऐसे जॉब करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसे इंसान को अच्छी जॉब भी मिलती है तो भी
वो सिर्फ अपने मजबूरी में ये काम करता है, वो एंजॉय नहीं कर पाता अपनी जॉब। एक होता है ना कि हाँ आई लाइक माई लव, मेरा काम मुझे बहुत पसंद है कि मैं इस जॉब में हूँ, मुझे पद चाहिए था, अब मैं काम कर रहा हूँ, या मैं इस बिजनेस में हूँ, आई लव दिस, मन से काम कर रहा हूँ, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे इस जगह जाना था, मुझे ये जॉब चाहिए। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता 10,000, वो सिर्फ मजबूरी होती है, वो करना है क्योंकि, और उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों का भी, जो होता है ना कि उनको वो मौके नहीं मिलते हैं जिनके कि वो कैपेबल है, या जिनका कि उनको अधिकार है। उनको हमेशा होता है डिमोशन हो जाना, प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर पोस्ट नहीं मिल पा रही, बिकॉज 10,000 का रहो, आपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया था तो अब आपको वो करना पड़ेगा। आपकी जो अथॉरिटी लेवल है वो कभी सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। 10,000 का रहो, हमेशा उनके सामने आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बस आप घसीट रहे हैं उसको जॉब। आपको करना क्या है कि आपको अपनी जो भी जॉब आपको मिली है उसको बिल्कुल अपने मन से प्रॉपर तरीके से निभाना है। ऐसा नहीं कि मैं ढो रहा हूँ, ढोने से नहीं होगा। उसके अलावा अब तक जो आपने, मतलब आपके जो निचले तबके के लोग हैं उनको आपको वैल्यू देनी है, और जो आपसे ऊंची पोस्ट पर जो भी लोग हैं उनको आपको रेस्पेक्ट देनी है। यहाँ पर आपको षड्यंत्र करेंगे, बहुत करते हैं लोग 10,000 के वाले अपने वर्क प्लेस पे, पर आपको नहीं करना, करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में फिर आपको वही पे करना पड़ेगा। फियर रहेगा आपको अपनी जॉब का 24 घंटे 24 आवर्स यूज फियर। मेरी सीट नहीं निकल जाएगा, सीट का कुर्सी 10,000 का कुर्सी नहीं निकल जाएगा मेरे नीचे से, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप राजनीति में है, चाहे जॉब में है, या स्टेबिलिटी हिला देता है। राहु आता है 10,000 में, स्टेबिलिटी हिला देता है, मेरी कुर्सी चली जाएगी, इस तरह का डर 24 घंटे आपका रहेगा। फियरफुल लगता है राहु। 11th हाउस के राहु की बात करते हैं। 11th हाउस का राहु का तो कारक है, एक्वेरियस है, ठीक है, अच्छा रहता है, नो डाउट। बट जब आपको अपने पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए कुछ बहुत बड़े लेवल का चीटिंग किया था, और अपने देश या अपने समाज के लिए कुछ निगेटिव काम भी किया था। प्रसिद्धि, आपको निगेटिव लेवल पर प्रसिद्धि मिली थी, आपने कहा मुझे प्रसिद्धि चाहिए, चाहे मुझे निगेटिव लेवल से मिले, डजंट मैटर। जैसे कोई इंसान किसी बड़े नेता को मार दे, या कोई एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर ले देश के प्रति, पर वो प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैं तो चाहे स्मगलर बन जाऊँ, चाहे गैंगस्टर बन जाऊँ, चाहे कुछ भी बन जाऊँ, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, चाहे निगेटिव चीज़ों से प्रसिद्ध होऊंगा। वो पे आपको 11th हाउस में आके राहु को करना पड़ता है, क्योंकि राहु आकर के कह रहा है कि आपने प्रसिद्धि पाई थी, पर नेगेटिव तरीके से पाई थी। 11th हाउस में जब राहु आता है तो इंसान अपनी प्रसिद्धि के लिए भागता रहता है, उसको पूरी जिंदगी प्रसिद्धि मिलती ही नहीं। पूरे टाइम वो भागेगा कि मैं कैसे प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने, मेरी इमेज इन द सोसाइटी बढ़े, मुझे बड़े लेवल का नेटवर्क मिले। मिलता भी है, लेकिन एक समय के बाद, यानी ट्रांजिटिंग की बात कर लूँ, जैसे मैं ट्रांजिटिंग की रेगुलर बात कर लूँ, तो मान लीजिए आपको 1.5 साल में मिल गया, 11th हाउस में राहु आपके इस वक्त आ गया 2024 में, ठीक है, तो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही राहु जाएगा 18 मई 2025 को सारा समेट के ले जाएगा। लिख लीजिए आप मेरी बात को जो मैं कह रही हूँ, जिसके लिए 11th हाउस में राहु का एक्वेरियस में आया, सारा समेट के ले जाएगा। आप एक सिंगल कॉल आपके पास नहीं आएगा, एक सिंगल मैसेज आपके पास नहीं आएगा। इल्यूजन देता है प्रसिद्धि के लिए, इंसान भागता रहता है, बस मेरा मान सम्मान बढ़े, लोग मुझे जाने, लोग मुझे, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं एक ग्लैमर लाइफ में चला जाऊं, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। या दैट इज द लाइन, सेलिब्रिटी बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता, बहुत मेहनत करना कराता है। वो सारी जिंदगी इस इल्यूजन में रहता है कि मैं प्रसिद्ध कैसे हूँ, मैं कैसे एक सेलिब्रिटी बनूँ, लोग मेरा मान सम्मान कैसे करें, मेरे देश में, समाज में एक ख्याति कैसे बने, लोग, मैं जहाँ से निकलूँ वहाँ से लोग मुझे आदर सम्मान करें, नमस्ते करें, ऐसा वो चाहता है, पर होता ही नहीं। एक समय हो ही जाएगा, लेकिन राहु है ना, सब सारा साफ कर देगा। इंसान हमेशा इस डर में रहेगा 11th हाउस में जब भी आएगा कि मेरा मान सम्मान इन द सोसाइटी ना घटे। जैसे ही उसको लगता है नहीं कि मेरा मान सम्मान कोई आप तेज आवाज में बात कर लेता है, या उसको लगता है कि हाँ ये मेरा मान नहीं कर रहा है, मैं सम्मान नहीं कर रहा है, या मुझे प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, तब वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और उसको इसी बात का डर रहता है, मान सम्मान का बहुत डर रहता है, गुडविल का, इमेज इन द सोसाइटी का बहुत डर रहता है। हमेशा उसको ग्रो करने के लिए सोचता रहता है पूरी जिंदगी, उसी के पीछे बात है। मनी, पैसा, 11th हाउस डिजायर्स, पैसा कमाना है, पैसा आए तो भी मुझे प्रसिद्धि पहले चाहिए, पैसा चाहे मैं लेट ले लूंगा, लेकिन प्रसिद्धि पहले चाहिए। राहु है, प्रसिद्धि के पीछे, पैसे के पीछे भागता है। उसके अलावा पैसा कमाना उसका एक उद्देश्य होता है, लेकिन राहु है तो प्रसिद्धि का ज़्यादा, मतलब फिजिकली चीज़ों को अगेंस्ट करके एक होता है ना कि इल्यूजन वाली स्थिति को ज़्यादा होता है।
और दुनिया ही सोचती है इंसान का बहुत पैसा है, बहुत प्रसिद्धि पैसा है, लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है। उसके अलावा आपको मन से अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मन से समाज के लिए काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को एनजीओ ज्वाइन करनी चाहिए मन से, कि हाँ वाकई में मैं मन से चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा करूँ, कुछ लोगों की सेवा करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ, सेवा करूँ दूसरों की। एनजीओ ज्वाइन कीजिए, पैसा डोनेट कीजिए, कमाने के पीछे मत भागिए, तो डेफिनेटली आपको एक रिलैक्सेशन भी होगा, प्रसिद्धि तो बढ़ेगी। उसके अलावा आपका पेंटिंग करवाओ, उसको रिलैक्स होगा। 12th हाउस के राहु की बात करें, वहाँ पर क्या है, 12th हाउस का राहु है। डेफिनेटली आपने अपने पास्ट लाइफ में सारे जितने भी एडिक्शन है वो सारे आपने किए हैं, इसलिए 12th हाउस में आपको राहु मिला है। एडिक्शन किए हैं बहुत हाई लेवल पर, 12th हाउस आपका एडिक्शन था, राहु बैठा है। तो शराब पीने की बात कर लूँ, मल्टीपल पार्टनर की बात कर लूँ, बहुत ओवरलोड सेक्स की बात कर लूँ, या किसी भी तरह का एडिक्शन आपने पाला है, तो वो ओवरलोड खर्चे भी आपने बहुत ज़्यादा की, ज़रूरत ही नहीं थी, शॉपिंग्स करिए और जो भी दूसरों का पैसा लेकर। तो इस जन्म में आपको मिला है राहु 12th हाउस में। इसमें क्या होगा कि आपको डेफिनेटली 12th हाउस है तो आपको देगा राहु आकर के वापस में, लेकिन इस पूरी टाइम में मैं आपको उसमें एक लाइन कहूँ, इंसान डरता है तो पुलिस से डरता है, लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज़्यादा डरता है, और बहुत ज़्यादा राहु 12th हाउस में आता है तो वो बहुत ज़्यादा जेल भी जाता है। 12th हाउस में राहु इंसान एक बार जेल जरूर जाता है, क्योंकि इस जन्म में आकर भी वो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ही काम करता है। एडिक्शन तो उसका जाएगा कि 12th हाउस में राहु आ गया, पहली चीज़ तो। इसके अलावा सर्जरी हो जाना सडनली, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना, और एट ए टाइम एक ऐसा समय आता है जब वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम करता है, तो डेफिनेटली वो हमेशा पुलिस से डरता है, लॉ एंड ऑर्डर से डरता है कि उसको पुलिस नहीं पकड़ ले, उसको जेल नहीं हो जाए, उसको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, सजाएं नहीं हो जाए, ठीक है। उसके अलावा वो डरता है तो अपने खर्चों से भी डरता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्शन कर लेगा, सब कर लेगा, एक समय ऐसा आता है कि उसको पूरा समाज है वो निष्कासित कर देता है। 12th हाउस के राहु की बात करेंगे, अपने समाज से निष्कासित हो जाता है ऐसा इंसान, क्योंकि राहु है। पहले तो इल्यूजन दे दिया, आपने कुछ शॉपिंग भी कर लिया, आपने एडिक्शन भी पाल लिया, सब काम कर लिए, लेकिन फाइनली आपको जेल भी होगी, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी आपको पकड़ेगा। उसके अलावा आपको पूरा, जब आगे वो जेल होगी तो आपको उसकी कोई वैल्यू, माला थोड़ी ना पहनाएंगे, उसकी तो इज्जत खराब होगी ना। पूरा समाज से निष्कासित होता है वो इंसान एक बार लाइफ में, जरूर से जरूर, अगर राहु 12th हाउस में है तो। ये आपका पेंडिंग कर्म है पास्ट लाइफ का, जो आपको चुकाना पड़ेगा। और आपको इल्यूजन भी रहेगा कि विदेशों का, लेकिन आपको विदेश से कुछ मिलने वाला भी नहीं है, आप सिर्फ खर्चा करके आएंगे अगर जाएंगे तो। अदरवाइज इंसान की ऐसी स्थिति होती है कि विदेश भी नहीं जा पाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसको जाने नहीं दे रहे ना। ऐसे इंसान को साइटम डर रहेगा जिसमें बताया लॉ एंड ऑर्डर का। उसके अलावा ऐसे इंसान को करना क्या है कि अपने एडिक्शन को कंट्रोल करना है, सबसे ऊपर टॉप पे जो चीज़ होती है, कंट्रोल योर एडिक्शन। अल्कोहल, सिगरेट, जो भी बुरी आदतें होती है, उसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स, अनाप शनाप खर्चे करना, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही सारा काम करना चाहिए, तो पेंडिंग कर्मा काफ़ी हद तक राहु का खत्म होता है। मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, राहु पास्ट लाइफ कर्मा या पेंडिंग कर्मा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि राहु जिस भी जगह पर बैठता है वहाँ पर किस तरह के फियर आपको देता है। तो मेरा पहला एपिसोड था फॉर द पेंडिंग कर्मा, मैं सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके लिए लेकर के आपके लिए आने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। बाय।